कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम चर्चा कर रहे थे निर्धनता के ऊपर कि निर्धनता भारत में कितनी बड़ी चुनौती है। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे हमने ग्राफ समझाया आपको कि कैसे निर्धनता में कमी आई है और सभी देशों में आई है। भारत में भी तेजी से 1980 के दशक के बाद इसमें उछाल आया है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी और निर्धनता रेट में भी कमी आई है। लेकिन इतनी प्रगति के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि भारत में गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है या अब गरीबी जैसी समस्या भारत के सामने नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता है इस निर्धनता के मायने भी बदल जाते हैं। जब हम अभी विकासशील देश हैं तो एक अलग पैमाना है, जब हम विकसित राष्ट्र होंगे तो एक अलग पैमाना होगा, है ना। तो समय के साथ ये परिभाषाएं भी बदल जाती हैं, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड बदल जाते हैं, जीवन स्तर के मापदंड बदल जाते हैं। तो इसमें जो कहा गया है कि न्यूनतम स्तर एक उचित स्तर की बजाय, क्योंकि निर्धनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसी तक ये चीज़ें सीमित हैं, यानी हम कह रहे हैं ना कि गरीबी उन्मूलन हो गया है और जो रेट है वो गिर गई है निर्धनता की, तो केवल एक वर्ग है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें पूरी तरह तो हमें शब्द इस्तेमाल करना चाहिए उचित स्तर, है ना। एक उचित स्तर की बात करें, न्यूनतम उचित स्तर, न्यूनतम उचित स्तर, उचित स्तर की जगह हमें क्या करना चाहिए, न्यूनतम स्तर, इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो है भारत में गरीबी विद्यमान है, क्योंकि जो मापदंड जो पैमाने अदर देशों में तय किए गए हैं निर्धनता के, उसके अकॉर्डिंग तो अभी बहुत पीछे है। लेकिन हाँ, न्यूनतम स्तर अगर अपन बात करें तो वो शायद हमने प्राप्त कर लिया है कुछ पहले की कंपैरिजन, अभी कुछ वर्ग तक ही जो निर्धनता रह गई है, तो कारण ये न्यूनतम स्तर प्राप्त किया। लेकिन हमें स्तर प्राप्त करना है न्यूनतम उचित स्तर, क्योंकि एक मानव होने के नाते व्यक्ति को जो जो चीजें मिलनी चाहिए वो सब आवश्यक है, ठीक। तो ये न्यूनतम स्तर पे अभी हम हैं और न्यूनतम उचित स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे निश्चित रूप से। तो ये है, अगर हमें निर्धनता की बात करें तो बुद्धिजीवी लोग हैं ये भी इसका समर्थन करते हैं कि हमें इसका अर्थ मानव निर्धनता तक सीमित कर देना चाहिए, मानव निर्धनता तक सीमित कर देना चाहिए, है ना, मानव निर्धनता तक सीमित कर देना चाहिए, सीमित, है ना, कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास उन्होंने खाना तो जुटा लिया है अपना, है ना, भोजन तो उनके पास है, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, क्या उनके पास स्वास्थ्य है, क्या उनके पास रोजगार है, क्या जीवन को जीने के लिए पर्याप्त छत होना चाहिए, ये सब चीज़ें, पेयजल है, अच्छा भोजन है, पोषण युक्त, तो ये क्या सब चीज़ें उनके पास हैं। ये जब सब चीज़ें भी मायने रखती हैं तो हम अगर बात करें तो अभी हम सिर्फ इस स्तर पर पहुंचे हैं, हमें अभी इस स्तर पर पहुंचना है, ठीक। तो ये ग्रोथ रेट जो है कम हो रही है, मानते हैं, क्योंकि जनसंख्या भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी थम रही है, पहले की अपेक्षा विस्फोट नहीं हो रहा है। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि कम हो रही है, प्रति जनसंख्या वर्ष जो होता है, जैसे कि 2011 था अब 21 होगा, उस समय तक ये जो आंकड़े होते हैं काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन हम बात करें परसेंटेज बेस पर, कहते हैं ना इतने प्रतिशत रहा, तो प्रतिशत में गिरावट आती है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी जनसंख्या थोड़ी सी स्थिर हो रही है, थोड़ी सी थम रही है, ठीक है। तो ये चीजें सब मायने रखती हैं। पर आगे आने वाले समय में जो है बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, जिनको हम कहेंगे कि जो निर्धनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उन पे हम चर्चा करेंगे कि ये भावी चुनौतियां बहुत प्रबल हैं, जिनको दूर करना होगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। जिसमें सबसे पहले है सभी के लिए शिक्षा, है ना, सभी के लिए न्यूनतम शिक्षा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, कुछ ना कुछ रोजगार कर लेगा, है ना, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो शिक्षा बहुत बड़ा एक हथियार है निर्धनता को दूर करने में, तो ये भी एक चुनौती है। हालांकि अभी साक्षरता दर बढ़ी है, पर सिर्फ साक्षर होने से कुछ नहीं होगा, हमें एक ऐसा शिक्षित वर्ग करना होगा जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ठीक। दूसरा है स्वास्थ्य। हालांकि हमारे भारत में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और मृत्यु दर में कमी आई है बहुत बड़ी संख्या में, इसीलिए
जो औसत आयु है वो भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अभी एक अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि मृत्यु भले ही नहीं हो रही है, लेकिन कुपोषित अगर व्यक्ति होता है, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा, उदाहरण देखे कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका स्कूल में, जैसे बच्चों की बात करें तो स्कूल में उसका क्या प्रभाव रहता है, किस तरह से वो अच्छे से पढ़ पाता है, आगे अपनी ग्रोथ कर पाता है। वहीं एक बीमार बच्चा जो कुपोषण से ग्रसित है, उसके बारे में भी हमने कहानी पढ़ी थी कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य के कारण परेशान रहता है, वो शिक्षा में भी अच्छा नहीं है, काम में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, हमारा शरीर रुग्ण होगा, तो हम काम कैसे करेंगे, ना पढ़ाई में मन लगेगा हमारा, ना हमारा काम में मन लगेगा, है ना। अब एक कमजोर व्यक्ति वो श्रम कर सकता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, है ना। एक दुबला पतला कुपोषित व्यक्ति जो मजदूरी करने जाएगा तो वो कितना काम कर पाएगा, उसकी अपेक्षा में एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है। तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी चुनौती है। केवल मृत्यु दर पर ही हमें लगाम नहीं कसनी है, बल्कि एक अच्छे पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराकर, अच्छे प्रोटीन युक्त सारी दवाइयां बच्चों तक पहुंचे और उनका पोषण स्तर बढ़े, और सभी एक वो कहते हैं पोषित बच्चे, कुपोषित बच्चे कितने सारे आपने देखे होंगे, कुपोषण स्तर कितना होता है। हालांकि आंगनबाड़ी के माध्यम से या अन्य स्कूल में मध्याह्न भोजन चलाकर सरकार ने प्रयास किया है कि सभी को कम से कम एक पौष्टिक भोजन एक वक्त का तो मिले, है ना। तो अंतर आ रहा है, लेकिन अभी भी वो आंकड़े हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। दूसरा, लैंगिक समानता। अब लैंगिक समानता क्या होती है, यानी लड़का और लड़की में भेदभाव न करना, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जो है उसका कारण ही सबसे बड़ी बात है। अगर जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाता, जब तक बेटियां हमारे यहाँ उत्पन्न होती रहती, तो जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो दोनों में समान से एक काम के प्रति होता था ना, पहले महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी, पुरुष को ज्यादा मजदूरी मिलती थी। हालांकि अब ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि दोनों बराबर से काम कर रहे हैं, तो ये समानता भी स्थापित करना एक भावी चुनौती है। उसके अलावा है सभी को रोजगार। अब सभी को रोजगार कैसे, मान लो एक बहुत शिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, और उससे कहा जाए कि वो जाकर दिहाड़ी मजदूरी करे, उपलब्ध है मनरेगा के तहत, तो क्या वो जाकर करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ये दिहाड़ी मजदूरी, ये श्रम कैसे कर सकता हूँ। या कोई इंजीनियर है और उससे कहो कि आप गड्ढा खोदो, वृक्षारोपण करो, ये काम उसको दिया जाए, तो वो नहीं करेगा। तो इसके चलते बेरोजगारी बनी रहेगी। इसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, पर ओवरऑल बेरोजगारी तो है ही सही। तो बेरोजगारी भी, क्योंकि सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार क्या, बेरोजगारी क्या होती है कि एक निश्चित दर पर कोई व्यक्ति जो मजदूरी या दर तय की गई है पर डे की, उस पर काम करने के लिए व्यक्ति तैयार हो, लेकिन उसको काम ना मिले, तो क्या हो जाता है, वो फिर बेरोजगारी में आता है। लेकिन अगर काम उपलब्ध है और हम नहीं करना चाहते, तो फिर वो बेरोजगारी में नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा है निर्धनों का सम्मान। हमने देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको जो है लोग कैसे देखते हैं, हीनता की भावना से देखते हैं, है ना, कुछ दया की भावना से देखते हैं, लेकिन सम्मान की भावना से नहीं देखते। हम उनको दया कर देते हैं, उनको कंबल दे दिया, उनको खाना दे दिया, ठीक है। या कुछ लोग तो ऐसे मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ जो मानवीय संवेदना जिनके अंदर नहीं होती, वो मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये चीजें भी चैलेंजेस हैं कि उनका सम्मान कैसे बनाए रखा जाए कि वो समाज में अपने आप को पीछे महसूस नहीं करें, छोटा महसूस नहीं करें। आज भी बात करें तो निर्धनता में असुरक्षा की जो भावना है, आर्थिक असुरक्षा, कि कल हमें खाने को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल हमारे सर पर छत होगी कि नहीं होगी, ये आर्थिक असुरक्षा अभी भी कुछ एक वर्ग में है। यानी सामाजिक समानता भी स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है कि समाज में सभी वर्गों को जो है काम मिले, सभी को सम्मान मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, है ना, एक उचित जीवन स्तर हो। अभी तो क्या कह रहे हैं, न्यूनतम जीवन स्तर। न्यूनतम जीवन स्तर यानी खाने को भोजन मिल गया, किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति रह रहा है एक छत के नीचे, तो वो, लेकिन उचित का अर्थ होता है मानव होने के नाते उसको वो सारी सुविधाएं प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि वो भी मानव है। होता है ना कि लोग झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं उनको पेयजल स्वस्थ नहीं मिलता, गंदा पानी पीना को मजबूर होते हैं। अब तो खैर नहीं जाती, पर पहले बिजली बहुत ज़्यादा वहाँ जाती थी। सड़कों में बरसात में पानी भर जाता है जो निकलने की जगह, वो स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं होते। तो ये अमानवीय परिस्थितियाँ हैं, है ना। इनके चलते बहुत सारे अपराध भी जन्मते हैं वहाँ पर, और एक सामाजिक बीमारी पैदा होती है। हम कहें तो एक समाज विज्ञान में एक समस्या दूसरी समस्या से इंटरकनेक्ट है। जैसे अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, है ना। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जितनी संख्या में
लोग पैदा हो रहे हैं उतनी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के पास अभी संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन सीमित है। हमने कहा ना कि जैसे 10 व्यक्तियों के खाने का भोजन है और वहां पर 100 व्यक्ति आ जाएं तो कैसे होगा, एक एक टुकड़ा खा पाएंगे, कैसे भरपेट भोजन उनको मिलेगा। तो यही स्थिति है। तो क्या होगा, गरीबी वाला जीवन, जो रोजगार के अवसर सीमित हैं। जैसे भूमि का एक टुकड़ा है, किसी के पास पहले 10 बीघा जमीन थी, वो एक अच्छा किसान हुआ करता था, उसने बढ़िया खाया पिया मौज की, उसके 4 बच्चे हुए, तो वो 10 बीघा 4 लोगों में बढ़ गई, वो 2.5 बीघा रह गई, और उनके भी बच्चे हुए 2-2 3-3, तो क्या हुआ, और टुकड़े हो गए और कम, उस पर आश्रित ज्यादा हो गए उसी 10 बीघे पे, और वो भूमि उतनी ही रही। तो क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, निर्धनता तो स्वाभाविक है बढ़ना, है ना, और परेशानियां भी बढ़ती, बेरोजगारी भी बढ़ती। तो ये सारी चीजें हैं। अगर वो 10 की जगह 20 होती, 40 होती, 100 होती तो ठीक है, बच्चे बढ़ रहे थे। या फिर उसका जिसका 10 बीघा जमीन है उसका एक ही बेटा होता, फिर उसको भी एक ही बेटा होता, एक ही बच्चा होता, तो वो आगे उतनी ही रहती, ठीक, तो परेशानी नहीं बढ़ती। तो ये सारी चीजें हैं, इंटरकनेक्ट हैं, ये सारी समस्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो इसीलिए हमें एक नस पे अगर हाथ रखेंगे तो दूसरी नस प्रभावित होगी, है ना। अगर हम ये पॉइंट दबा देंगे तो दूसरा पॉइंट अपने आप रिलैक्स करेगा, दूसरा जो पेन है वो अपने आप रिलैक्स करेगा। ये सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे कैसे भारत में पहले कितनी थी, अब कितनी है ना, और उसके अलावा क्या क्या पैमाने हैं उसके, ये सारी चीजें हमने जानी, और क्या क्या चैलेंजेस हैं आगे आने वाले, भावी चुनौतियां क्या क्या हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी सरकार और हम सब मिलकर भी, क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने के नाते अकेले एक तरफ से करने से कुछ नहीं होता है। जनसंख्या नियंत्रण ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम किसी व्यसन में ना पड़े, अच्छे से खाना खाएं, प्रॉपर पौष्टिक खाना खाएं, जितना उपलब्ध है उतना, शिक्षा ग्रहण करें, है ना, क्योंकि एक शिक्षित नागरिक ही आगे विकास में सहायक होता है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। इस वाली वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पेपर भी मिलेगा, और उसको आप फुलफिल करें जो मुझे मिल जाएगा। तो नमस्ते सभी को, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए।